वो जानता था कि इतने कम पैसों के लिए कोई भी हजारों रुपए खर्च करके उसे कोर्ट कचहरी नहीं करेगा। आखिर मेहनत मजदूरी करने वालों के पास ना समय होता है, ना ताकत, ना ही लड़ने का हौसला। और वैसे भी शुरुआत में ही उसका फोन छीन लिया गया था। शिकायत करने के लिए कोई सबूत ही नहीं बचा था। मैंने सिर हिलाया और पीछे मुड़ गया। थोड़ी दूर चलकर मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, 7 अगस्त सुबह 6:20 बजे शर्मा के खरीदे हुए गोबर के ढेर के नीचे किशोर दब गया। लिखकर मैंने डायरी वापस बैग में रखी और कुछ ही देर में पीछे से चीखें सुनाई देने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो किशोर आधा शरीर गोबर के ढेर में ढसा हुआ था। सिर्फ उसके दोनों हाथ बाहर बेतहाशा हिल रहे थे। बाकी मजदूर डर के मारे पीछे हट गए। गोबर उसकी नाक और मुंह में भर चुका था। वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर गोदाम से बाहर निकल गया। सुबह की धूप अभी अभी निकली थी, आंखों में चुभ रही थी। 5 रुपए में मैंने 4 पाव और 1 पानी की बोतल खरीदी और खाते खाते कल रात लिखे पते की तरफ बढ़ चला। एक चौराहे पर पहुंचकर मैं एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और फोन निकालकर समय देखा। 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट बाद मेरी तनख्वाह डकारने वाला ठेकेदार शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ सामने वाली सड़क पर आ गया। यमराज ने देखा कि शर्मा एक बड़े ट्रक के नीचे कुचलकर बिस्किट की तरह चपटा हो गया। यमराज मेरे पास आकर बोला, तुम बड़े बेरहम हो। एक मासूम बच्चे को अपने बाप की ऐसी दर्दनाक मौत दिखा दी। अब वो जिंदगी भर बुरे सपने देखेगा। मैंने मुड़कर यमराज की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, तुम बहुत नरम दिल हो। तुम यमराज हो, कोई फरिश्ता नहीं। भारत में एक कहावत है, जड़ से उखाड़ फेंको। अब उसे बुरे सपने देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। यमराज हैरानी से देखता रह गया। सामने वाले तीनों अब इस दुनिया में नहीं थे। मैंने फोन जेब में रखा और अगले पते की तरफ चल पड़ा। यमराज चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलता रहा। सिर्फ एक सुबह में उसने 40 से ज्यादा तरीकों की मौतें देख लीं। दोपहर तक मैं थक चुका था, सोने जाना चाहता था, तभी यमराज खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है, मैंने शांति से जवाब दिया। इन लोगों ने बस अपनी एक जान खोई है, मैंने तो अपनी मेहनत की कमाई खोई थी। पहले इन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं दी, अब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, यही समझ लो। ये उनकी जान की कीमत थी। यमराज ने पूछा, क्या इन सब ने तुम्हारी तनख्वाह डकारी थी? मैंने सिर हिलाया, ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पूरे देश में मुश्किल से ही कोई ईमानदार ठेकेदार मिलेगा। बस कमी ज्यादा का फर्क होता है। सबसे पहले वाले ठेकेदार ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया था, सब हड़प लिया। यमराज की हैरानी के बीच मैं कल वाले उसी कमरे में लौट आया। मकान मालिक इन दिनों मरने वालों के परिवार से मुकदमा लड़ रहा था। वो लाखों रुपए मुआवजा मांग रहे थे। इतनी बड़ी रकम के आगे उसे मेरे किराए की परवाह ही नहीं थी। मैं कुछ दिन और यहीं रुक सकता था। कमरा वैसा ही था जैसा कल छोड़ा था। मैंने बैग गद्दे पर फेंका और जूते तक उतारे बिना लेट गया। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, खासकर कलाई अभी भी सुन्न हो रही थी। आंखें बंद करते ही नींद ने घेर लिया। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। पेट पर हाथ फेरा, उठकर बैग से ब्रेड निकाली और आधी बोतल ठंडे पानी के साथ निकल ली। फोन निकाला तो प्रिया की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। प्रिया हल्का सा मेकअप लगाए, हाथ में एक दान प्रमाण पत्र लिए कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। आप सबकी वजह से मैंने पिछले महीने की कमाई आवारा जानवरों के शेल्टर को दान कर दी। कम ही सही, पर उम्मीद है इससे उन बेजुबानों की मदद होगी। आप सबका शुक्रिया जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। कमेंट्स की बात आ गई। प्रिया कितनी अच्छी है, दिल जीत लिया दीदी ने। कई लोग छोटे छोटे गिफ्ट भेजकर उसकी तारीफ करने लगे। यमराज मेरे बगल में तैरते हुए बोला, तुम्हारी क्लासमेट तो अच्छी इंसान बन गई लगती है। वो रुका, जैसे मेरा रिएक्शन परख रहा हो। क्या अब भी तुम इसे मारोगे? तब तो तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे जिन्होंने तुम्हें सताया था। कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते? तुम सब बड़े हो चुके हो, पुरानी बातें पीछे छूट गई। हाँ, उन्होंने तुम्हें दुख दिया, पर तुम आज जिंदा हो। अब तो सब ठीक है ना श्यापुन्नी ना? फिर भी उसे मारोगे? बाद में याद करके पछतावा नहीं होगा? अंजाम की फिक्र नहीं? मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। ठंडी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहा, पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब है। इतना कहकर मैंने यमराज को नजरअंदाज कर दिया और डायरी निकाल ली। अगले 3 दिन प्रिया लगातार अपनी लाइव स्ट्रीम में खुद को कोसती रही, अपने पुराने कामों के लिए माफी मांगती रही। 10 अगस्त को एक ट्रोल ने उस पर तेजाब फेंक दिया। यमराज मेरी बेहद फुर्तीली और बेरहम हरकतें देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे। मैंने स्ट्रीम बंद कर दी और अपने नोट्स और फोन में मौजूद जानकारी के सहारे आगे की योजना लिखने में जुट गया। बचे हुए सिर्फ 130 रुपए गिनकर मैंने हिसाब लगाया। बस से रेलवे स्टेशन तक 1 रुपया, ट्रेन का टिकट 60, बस का किराया 10 और 2 दिन के खाने के लिए 20।
बस इतने में काम चल जाएगा। मैंने फोन पर अपने गांव जाने की ट्रेन टिकट बुक कर ली। यमराज ने पास आकर पूछा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, पूरा गांव साफ करने। 4 घंटे ट्रेन और 3 घंटे बस का सफर तय करके जब मैं गांव पहुंचा, ठीक उसी वक्त बड़े चाचा का अंतिम भोज चल रहा था, जो गोबर के गड्ढे में गिरकर मर गए थे। पूरा गांव उन्हें आखिरी विदाई देने जमा था। मैं आगे बढ़ा ही था कि चाचा के बेटे राजेश ने मुझे रोक लिया। उसकी भवें तन गईं। उसने बड़ी नफरत से कहा, मेरे बाप के अंतिम संस्कार में 1 रुपया नहीं दिया, अब मुफ्त का खाना खाने आ गया। आसपास बतियाते लोग एक साथ चुप हो गए। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने सिर उठाकर शांति से उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। मेरे माँ बाप ने जो पैसा छोड़ा था वो अब तक तुम्हारे पास है। राजेश ने बेशर्मी से ताना मारा, कैसा पैसा? कोई पैसा नहीं था। अगर होता भी तो वो तुम्हें पालने में खर्च हो गया। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, एहसान मानने की बजाय पैसे मांग रहा है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और साथ ही गांव वालों के चेहरे बारीकी से देखने लगा। ठीक है, पैसे नहीं तो मत दो, फिर घर और जमीन का क्या? राजेश ऐसे हंसा जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। वो घर तो मेरे बाप ने बाद में बनवाया, अब तुम्हारे माँ बाप का नहीं रहा। जमीन भी गांव ने फिर से बांट दी, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पास खड़े एक रिश्तेदार ने भी बीच में टपकते हुए कहा, हाँ भाई, घर जमीन का क्या करना? चाचा ने तुझे पाला, एहसान मान। मैं फिर हंस पड़ा। उसने पाला? आप सबने तो अपनी आंखों से देखा है वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करता था। कभी कभी तो मुझे दिन भर एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी मुझसे कपड़े धुलवाए जाते, खाना बनवाया जाता। फिर भी आपको ये कहने की हिम्मत हो रही है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरी बांह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बकवास बंद कर, यहां से निकल, अनाथ कहीं का। मैं एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ बचा गया। कुछ चाचा ताऊ बीच बचाव करने आए। बेटा, ऐसे मत बोलो, भाई से शांति से बात करो, आखिर एक खानदान हो। सरपंच ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बीती बातें भूल जा बेटा, चाचा अब नहीं रहे, थोड़ा एडजस्ट कर ले। रही जमीन की बात, वो तो पूरे गांव की साझा संपत्ति है, अकेले तुझे नहीं दी जा सकती। आस पास देखा तो कोई भी मेरे पक्ष में बोलने वाला नहीं था। मैंने ठंडी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, मैं जाता हूं। मैंने अपनी नजरें पूरी भीड़ पर घुमाई, हर चेहरा दिमाग में कैद कर लिया और फिर मुड़कर गांव के मंदिर की तरफ बढ़ चला।